अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा हिट लिस्ट में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के लिए। 2 साल से करंट गवर्नमेंट जो है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के पीछे लगी हुई है कि हमने ये रिफॉर्म्स करनी है। उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं देती। गवर्नमेंट जो उनको बातें कहती है वो उनको फॉलो नहीं करते। तो इसके साथ साथ वो गुड गवर्नेंस और बाकी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस। तो इसलिए जो है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं करंट गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसके मुताबिक। तो हम इस लेक्चर को मैंने तैयार किया है कि, और तैयार भी ऐसे किया है कि कंप्लीट हमारा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए मैंने जो हेडिंग दी हुई है बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन की, तो इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर भी आप इन्हीं पॉइंट्स को डालकर एक कंप्लीट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसके अंदर जो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को, तो उसमें यह है कि बिफोर डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रिटिशर्स रूल्ड दिस एरिया। सब कॉन्टिनेंट को आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल टू कंट्रोल पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो फार्मूलेट किया हुआ था जिसके ज़रिए वो पब्लिक को कंट्रोल कर सकते थे और इजीली अपनी गवर्नमेंट जो है वो उसको रन कर सकते थे। अब वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसा था, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, कि जो पावर थी वो सारी सारी सेंट्रलाइज थी। उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कोई कंसेप्ट वहाँ पर नहीं था। कि फॉर एग्जांपल एक एक पुलिस वाला है तो सारी की सारी एक थाने में सारी की सारी पावर्स उसी को दे दी गई, और इसी तरीके से बाकी जहाँ जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस थे सबको इतना ज़्यादा पावर बना दिया ऊपर एक बंदे को, और बाकी सारा का सारा जो सिस्टम था वो उसके मातहत। सेंट्रलाइज्ड पावर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल पुलिस है तो सारा का सारा कंट्रोल ऊपर एक आईजी के पास है, बाकी नीचे जितनी पुलिस है उसके पास कोई पावर नहीं है। जो आईजी कहेगा वो सब कुछ हो जाएगा। जबकि डिवाइडेड, या अगर पावर डिवाइड हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, कुछ इख्तियारात नीचे जो है वो आरपीओ के पास, कुछ जो है वो नीचे एएसपी के पास, कुछ एसपी के पास, कुछ नीचे। तो इस तरह डिवाइड हर किसी की अपनी एक डोमेन होगी और हर एक के पास कुछ पावर्स होंगी। तो वहाँ पर क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। तो अब हुआ क्या, लेकिन उनको ये सिस्टम जो था वो सूट करता था। उसकी वजह ये थी कि वो यहाँ पर इस सारे एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे। जबकि हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की वन मैन शो नहीं होना चाहिए। अब बट हमने किया क्या, वी अडॉप्टेड दैट मॉडल, हमने इसी सेंट्रलाइज्ड पावर वाले मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। और कॉन्सेप्ट, और हुआ क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ गटिंग पावर थ्रू ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। अब हमारे जहनों के अंदर क्या है, या डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू पाकिस्तान, डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ आफ्टर कि वो कंसेप्ट वैसा ही रहा। ब्यूरोक्रेसी उस वक्त क्या जहन में लोगों के कंसेप्ट था कि पावर में अगर हासिल करनी है पावर, या पावर में जाना है तो ब्यूरोक्रेसी में चले जाना है। अभी तक वही सोच डेवलप हुई हुई है कि अगर आपने पावर को गेन करना है तो आप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन हासिल कर लें तो आपके पास पावर आ जाएगी। मतलब ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए लेकिन कॉन्सेप्ट वो पीछे वही छोड़ गए और हमने उसी को अडॉप्ट कर लिया। हालांकि अपने ममालिक, अपने कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने ये सारा का सारा सिस्टम ऐसा नहीं बनाया, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है उनका। आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली नेम्स चेंज। अब क्या हुआ, जब आज़ादी मिली तो सिर्फ नाम ही चेंज हुए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने क्या रख लिया, इंडियन सिविल सर्विस, हमने रख लिया सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इंडिया ने रख लिया इंडियन पुलिस सर्विस, हमने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से इंडियन फॉरेन सर्विस, हमने फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। बाकी सारी की सारी जो रूल्स रेगुलेशन थे वो हमने वही फॉलो किए हुए हैं। अब क्या है कि देर वॉज नीड ऑफ ऑफिसर्स, और लेस कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स वर रिक्रूटेड। उस वक्त क्या था कि जब डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और इंडिया की शक्ल में हुई, तो क्योंकि ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट बनानी थी और वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की भी ज़रूरत थी,
तो उस वक्त इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट का सिस्टम जो था वो ऐसा नहीं था कि जिससे कोई कॉम्पिटेंट, जिस तरह अभी 100% कॉम्पिटेंसी देखी जाती है तो कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो लाए जाते, तो उस वक्त जो था ना लेस कॉम्पिटेंट लोगों को भी वहाँ पर रिक्रूट कर लिया गया। अच्छा, अब उस वक्त क्या था कि क्लास बेस्ड सिस्टम था ब्रिटिश के दौर में, तो हमने उसी को फॉलो कर लिया, क्लास बेस्ड सिस्टम की, ये फर्स्ट क्लास है, ये जो है वो लास्ट क्लास है, और इस तरीके से। अब वो क्या करते थे, मोर पार्क्स फैसिलिटी सिक्योरिटी लाइक टुडे, जैसे कि आज हम हमारे कंट्रीज़ के अंदर ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, घर गाड़ी पावर हर चीज़ दी जाती है, उस वक्त भी यही था, तो हमने उसी को फॉलो किया हुआ है जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, अच्छा, ये जो सारी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसमें से आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड की हेडिंग देकर उसको बनाना चाहेंगे तो तब भी वो बन जाएगी, और फिर अगर इसमें से इश्यूज़ आप या ड्रॉबैक्स आप निकालेंगे कि ड्रॉबैक्स इन ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, तो वो क्या थे, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और इस सारे का मेल मिलाप करके आप इंट्रोडक्शन लिख लें। अब सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ऑफ 1973 में फिर भुट्टो साहब ने भी रिफॉर्म्स की, और वो रिफॉर्म्स क्या थी ये भी आप इस सवाल के अंदर लिख सकते हैं, मैंने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया। नंबर 1 पे आप इस हेडिंग के अंदर जो हेडिंग ये है वो क्या है कि पर्पज़ ऑफ भुट्टो रिफॉर्म्स, भुट्टो रिफॉर्म्स का पर्पज़ क्या था, भुट्टो साहब ने रिफॉर्म्स की क्यों। वो भी एक पहले जो है वो सिविल सर्विस में रह चुके थे, या आप कह लें कि इस तरीके से थे कि वो फॉरेन सर्विस में थे, या उन्होंने वजारत थी उनके पास, सॉरी वो वज़ीर रह चुके थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स की, वो पर्पज़ ऑफ भुट्टो रिफॉर्म्स क्या था, उसमें पहली चीज़ जो थी दैट वाज यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी क्या उन्होंने की कि क्लास बेस्ड सिस्टम को रिमूव करके ना पे स्केल और ग्रेड्स वाला सिस्टम लेकर आए। मतलब वो जैसे अंग्रेज़ों ने क्लास सिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ था या इंट्रोड्यूस कराया था, इन्होंने उनको रिमूव करके ग्रेड्स का सिस्टम, जैसे आज जो है ये कहते हैं कि इसका स्केल कौन सा है, पहला है, दूसरा है, 5वां है, 10वां है, 22वें 23वें स्केल तक इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर यूनिफिकेशन लाने की कोशिश की, जिसमें क्या किया कि सारों को यूनिफाई किया, और उसमें कॉमन ट्रेनिंग 6 से 9 महीने की, जैसे सिविल सर्विस एकेडमी जो है वो बनाई गई, तो उसके अंदर सारों की ट्रेनिंग। फिर प्रोफेशनलिज़म लाया गया, प्रोफेशनलिज़म के लिए क्या किया गया, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराए गए, जो कि आज भी 15 ग्रुप्स हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, और ये सारे, ये उन्होंने रिफॉर्म्स की। उसके बाद वो क्या चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी उन्होंने क्या किया कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स बनाए, जिनके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी थी उनकी अगर कोई ग्रीवेंसीज हैं या इश्यूज़ हैं तो वो वहाँ पर अपने बता सकते थे। उसके अलावा पॉलिटिकल डायरेक्शन भी उन्होंने, वो चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको पॉलिटिकल डायरेक्शन दी जाए, जो उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उनसे वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करे। तो उसके लिए क्या किया कि पीएम या मिनिस्टर जो था वो डायरेक्शन देता था ब्यूरोक्रेसी को, वो उन्होंने रिफॉर्म्स की, या वो एक पर्पज़ ये भी था। अब उसके बाद जो मेन फीचर्स थे उन रिफॉर्म्स के, कि बेसिकली ये चीज़ें तो वो चाहते थे कि ये तो पर्पज़ था ना कि यूनिफॉर्मिटी भी आए, यूनिफिकेशन भी आए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, प्रोफेशनल लोग हों, अकाउंटेबिलिटी भी हो उनकी, और पॉलिटिकल डायरेक्शन भी हो। तो उसके बाद मेन फीचर्स क्या थे रिफॉर्म्स के, जो उन्होंने रिफॉर्म्स की वो थी क्या बेसिकली, तो वो उसमें यही जो पहली बात मैंने बताई, क्लास टू ग्रेड स्ट्रक्चर, जो क्लास सिस्टम था ना उसको चेंज करके ग्रेड स्ट्रक्चर बना दिया, पहला स्केल, दूसरा स्केल, तीसरा स्केल, चौथा स्केल, तो ये। फिर नंबर 2 और 23वें स्केल था। फिर नंबर 2 लेटरल एंट्री सिस्टम। लेटरल एंट्री सिस्टम क्या है कि पीएम जो था वो किसी भी पोजीशन के ऊपर, हायर पोजीशन, मिसाल के तौर पे किसी इदारे के अंदर 22वें स्केल के ऊपर पीएम के पास ये अथॉरिटी है या उसके मुताबिक भी थी, वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया लेटरल एंट्री का सिस्टम, कि वो 22वें स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर में से अगर किसी बंदे को तैनात करना चाहेगा तो वो कर सकेगा। फिर उसके बाद सर्विस ट्रिब्यूनल्स बना दिए, जहाँ पर उनके ब्यूरोक्रेसी के अपने अगर कोई इशूज़ हैं तो वो वहाँ पर उनको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिफाइड ग्रेडेड पे स्केल, ये मैंने पहले भी बात बता दी, 1 से 22वें स्केल तक। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ऑफिसर्स, कि एक इदारे से उठाकर अगर किसी ऑफिसर को किसी और इदारे के अंदर जाकर बिठाना है तो ये अथॉरिटी, दिस अथॉरिटी वाज गिवन टू पीएम और द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़।
तो ये भी हो सकता था। फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बनाए गए जो आपको पता है कि 15 ग्रुप्स हैं, जिनमें से अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस सर्विस पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, तो ये ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए। फिर कॉमन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो मैंने पहले बात की कि कॉमन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिविल सर्विस एकेडमी है, वहाँ पर 6 से 9 महीने तक सारे लोगों की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ट्रेनिंग, बल्कि सारों की ट्रेनिंग कराई गई। ये एक फ़ीचर था। तो इस तरीके से जो मेन रिफॉर्म्स की गई उनका ये मेन फीचर्स थे कि इस तरीके से रिफॉर्म्स लाई गई। अब जो करंट गवर्नमेंट है ये क्या चाहती है और इसका रिफॉर्म एजेंडे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली तो करंट गवर्नमेंट जो है ना वो रिफॉर्म क्यों चाहती है, वो उसमें नंबर 1 ये है कि गुड गवर्नेंस वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करें और इस गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स की जाएं। नंबर 2 इन्हांस अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि सर्विस मैंने ट्रिब्यूनल्स की बात की कि इनका करंट गवर्नमेंट का एक बड़ा शिकवा ब्यूरोक्रेसी से ये है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। तो चाहते ही गवर्नमेंट ये है कि इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, ऐसा सिस्टम, ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाएं जिनसे ये अकाउंटेबल हों। फिर इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करना। देखें ब्यूरोक्रेसी का मकसद ही क्या है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इनका मेन जो है वो पर्पज़ होना चाहिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी हो जो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सके। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ये चाहते हैं कि जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको फॉलो करते हुए इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव करेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी की। फिर प्रोफेशनल हायरिंग जो है ये चाहते हैं कि जर्नलिस्टिक्स ना जाएं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला बंदा अगर वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला जाएगा या कि किसी और ग्रुप में चला जाएगा, या फिर कोई जिसने फार्मेसी पढ़ी हुई है वो आपने पुलिस में डाल दिया, जो लॉ पढ़ा हुआ है उसको कहीं और डाल दिया, तो वो कहते हैं नहीं, जिसने लॉ पढ़ा है वो लॉ वाले किसी इदारे में जाए, जो कुछ और जिसने जो मतलब प्रोफेशनल लोग आए हर जगह पर। तो ये एक रिफॉर्म एजेंडे के अंदर इनकी ये भी कोशिश है कि हम रिफॉर्म करें तो इस तरीके से प्रोफेशनल लोग आएँ। रिफॉर्मिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम, अब जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है या सिलेक्शन सिस्टम है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको भी इम्प्रूव करें और इसके लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। एक रिफॉर्म एजेंडे के अंदर उनकी एक ये भी चीज़ है। अब इंट्रोड्यूसिंग क्लस्टर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से ग्रुप्स जो हैं वो उनको दोबारा जो है वो रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो उसको दोबारा से वो अमेंड करना चाहते हैं। बेसिकली रिफॉर्म, जो पहले 15 ग्रुप्स बने उनको चेंज लाना चाहते हैं। तो ये करंट गवर्नमेंट का एजेंडा है कि हम इस तरीके से रिफॉर्म्स लाएंगे। अब हो रहा क्या है, नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स NCGR जो है ये एक रिफॉर्म्स के लिए एक कमीशन है जो बनाया गया था मुशर्रफ के दौर में, और ये काम करता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसके अंडर ये काम करता है, ये जो कमीशन है। अब उसके बाद क्या है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स यूनिट भी एक बना हुआ है, वो भी इसी का हिस्सा है, जिनका काम ही सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करना है। अब डॉक्टर इशरत जिन्होंने गवर्निंग द अनगवर्नेबल वो बुक लिखी, वो इस वक्त सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के लिए एडवाइज़र हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कोशिश है। वो भी चाहते हैं कि गवर्नेंस बेहतर की जाए और उसके लिए रिफॉर्म्स की जाएं, और वो ही इज़ आल्सो वर्किंग ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस के लिए भी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट जो है वो अपनी कोशिशें कर रही है कि हम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कर सकें, जो कि उनका एक बहुत उनके लिए एक टारगेट उन्होंने सेट रखा हुआ अपने के लिए। जैसे कि वो चाहते हैं बाकी भी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की जाए और बाकी इम्प्रूव किए जाएँ, जो है वो उसको गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको हमने हर तरीके से देख लिया। अगर करंट गवर्नमेंट का वो सवाल पूछेगा तो वो भी हो जाएगा, अगर वो बैकग्राउंड के साथ पूछेगा तो तब भी हो जाएगा, और 1973 की रिफॉर्म्स का अगर वो हवाला पूछ के आपसे सवाल करेगा तो आप तब भी उसको सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप इसको बार बार देखें लेक्चर को, तो कंप्लीट लेक्चर आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।